मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया, साथ ही नवनिर्माण सुविधाओं का लोकार्पण और चिकित्सा, शिक्षा, रोगी सेवा, अनुसंधान, प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस 5म स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, वह संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। अक्सर होता है हमारे जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। एक प्रवृत्ति होती है, एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। बीच का यथारूप रहना वो उसकी प्रवृत्ति है। जैसे मनुष्य है, वह परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है। यथास्थितिवादी जिसे आप कह सकते हैं, वे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई नयापन नहीं ला सकते। एक होता है व्यक्ति ने निर्णय लिए और निर्णय व्यापक जनहित में है, राष्ट्रहित में है। वह होता है बीज का वृक्ष बन जाना। यही संस्कृति है। लेकिन बीज जब किन्हीं कारणों से सड़ जाता है, गल जाता है, जब हम अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं, हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है, तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस 5म स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हैं। खबर वृंदावन से है, जहां प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करने वाली खुशबू पाटनी की बहन और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हमले के बाद संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई। दिशा पाटनी के घर पर हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने कहा कि किसी भी संत के बारे में बोलने से पहले सोचकर
समझकर बोलना चाहिए। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य की ओर से महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर सोशल मीडिया पर किया था विरोध। उस अभिनेत्री के यहाँ जो हमला हुआ है, संत प्रेमानंद महाराज जी पर उसने गलत टिप्पणी की थी, तो जिस गैंगस्टर ने हमले की जिम्मेदारी ली है, हम तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि किसी भी संत भगवान के बारे में आप गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि जो संत सभी सनातनियों को सनातन धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम संकीर्तन का जाप करा रहे हैं, युवाओं को संस्कार दे रहे हैं, ऐसे संत भगवान के प्रति आप टिप्पणी करेंगी तो उनके भक्त नाराज होंगे, और उनके भक्त नाराज होंगे तो आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी संत भगवान के बारे में सोच समझ कर बोलना चाहिए। हम तो उस गैंगस्टर से भी कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी पे हमला करेंगे तो उसके परिवार वाले प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उनको ये लगेगा कि महाराज जी ने हमला करवाया है, इसलिए आप प्रेमानंद महाराज जी की लिए मुसीबत नहीं बढ़ाएं। आप सभी शांति से रहें और महाराज जी को भजन करने में सहयोग करें, क्योंकि महाराज जी भगवान के परम भक्त हैं। उनको कष्ट देंगे तो भगवान भी बुरा मान जाएंगे। खबर सामने आई है और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अगर दिशा पाटनी, खुशबू पाटनी ने जो भी गलत बोला है, बॉलीवुड से ये लोग अभिनेत्री हैं और हाँ अच्छे भी कार्य करती हैं, समाज सेवा में भी रहती हैं। इन्होंने शायद गलत समझा, इसलिए किसी भक्त को बुरा भी लगा और उसने फायरिंग की। तो सबसे बड़ी बात है कि विवाह हो चाहे जन्मोत्सव हो, लोग बारूद चलाते हैं। इसी प्रकार भाई शिष्य तो भाई बुरा उसको लगेगा ही जो गुरु के प्रति बोले। और ऐसे गुरु प्रेमानंद महाराज जो दुष्टों को भी भक्ति मार्ग में ला रहे हैं, भाई वो विश्वनाथ की नगरी से आके बरसाने वाली की शरण में हैं, जो महाकाल गोपेश्वर बन गए, ऐसी भक्ति कर रहे हैं। तो वो राम कृष्ण शिव सबका आदर करते हैं, वो हित हरिवंश जी का आदर्श मान के हित की भावना रखते हैं। तो माताओं को शिक्षा देने की बात की कि अनसुईया बनो, सावित्री बनो, लक्ष्मीबाई बनो, कर्माबाई बनो, जनाबाई बनो, ऐसी उच्चस्थ और शिखरस्थ बनो कि भारत माँ को भी गर्व हो कि मेरे भारत में ऐसी महान बेटियां हैं जो चंद्रयान तक जा रही हैं। तो अपने वस्त्रों से, अपनी वाणी से अच्छा बोलें, अच्छा सुने। तो महाराज जी ने अनसुईया जैसी माता को आदर्श बना करके ये बात की है और महाराज जी का कहने का कोई गलत विचार नहीं था। महाराज जी बहुत श्रेष्ठ हैं, उनकी वाणी ब्रह्मांड में गूंज रही है, पूरा विश्व उनको वंदन करता है। तो ये भी कोई गलत बात नहीं है कि फायरिंग में ही कोई विवाद खड़ा कर दे। भाई ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे गुरु के लिए कोई बोलेगा तो शिष्य तो पहले आएंगे ही। राधे। बरेली में दिशा पाटनी के यहाँ पर जो फायरिंग हुई है उसके प्रति बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हिंदू हैं और हिंदुत्व का विरोध करते हैं हिंदू होकर भी, और भगवान के प्रति, ऐसे पूज्य संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कोई भी अपनी वाणी से अभद्र भाषा का प्रयोग न करे। और पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज जो ब्रज की सुंदर विभूति हैं, उन्होंने लाखों युवाओं को एक जीवन बनाने की प्रेरणा दी है और देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म की ध्वजा लहराई है। और दोनों कितने फैले होते हुए भी उन्होंने दिखाया है कि परमात्मा साक्षात विराजमान है। और ऐसे संतों के प्रति अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है उसका अंजाम बुरा होता है। कि हम ऐसे लोगों पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दिशा पाटनी के घर पर हमला नहीं होना चाहिए। दिशा पाटनी को पकड़कर लाया जाए संतों के यहाँ और उनसे माफी मंगवाई जाए। हैं, दिशा पाटनी को सोचना चाहिए। आज ये संत हमारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज वृंदावन में जो बाढ़ आ गई है, सारे संत एक तरफ सेवा कर रहे हैं। इतनी सेवा करने के बावजूद आप लोग ऐसा सब कार्य कर रहे हैं। आज पूरे संत समाज पूरे देश को अच्छी राह दिखा रहे हैं, सही राह पर चलने का उपदेश दे रहे हैं, और आप गलत सलत बोलोगे तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। खबर भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र बनबसा से है, जहां इन दिनों नेपाल में हुए बड़े जनजी आंदोलन के बाद नेपाल बंद होने से भारत की सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा बना हुआ है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर भारत नेपाल का एक अच्छा व्यापार चलता आया, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों नेपाल बंद होने से बाजार में प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का व्यापार का नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। वे चाहे बनबसा, टनकपुर, मेराघाट,
झूला घाट, पलिया, सभी जगह पर यह स्थिति बनी हुई है। वहीं बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट का कहना है कि भारत की तरफ से किसी प्रकार का कोई सीमा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत की तरफ से कस्टम खुले हुए हैं और हम चाहे तो सामान भेज सकते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ से पूरा नेपाल बंद होने के कारण सामान नहीं जा सकता, जिसकी वजह से व्यापारियों में प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का बनबसा के व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि नेपाल में ये सब परिस्थितियाँ हुई हम लोग रहते, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, चेटनापुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थिति को लिखते हुए और जो वहाँ जो बाजार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था, होता है आपका दशहरा, दिवाली, भाई टीका, इस पर भी हम लोग का जो व्यापारी लोग का कारोबार कम से 40-50 लाख रुपए पर डे कारोबार होता था, जो आज की परिस्थिति देखते हुए बिल्कुल शून्य है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी दोनों सरकारें मिलकर इस स्थिति को उबारने के लिए प्रयत्न करें और जल्द से जल्द जो है बॉर्डरों को खुलवाया जाए, जिससे जो दैनिक आवश्यक वाली चीज़ है वहाँ पहुँच सके, और जो वहाँ पे जो है रहने वाले हमारे नेपाल के देश के नागरिक उनको सुविधा मिल सके। खबर हरिद्वार से है, जहां सरकार अर्ध कुंभ मेला 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला क्षेत्र का स्थानीय निरीक्षण किया। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने तमाम कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए सीएस आनंद वर्धन ने कहा कि मेले के लिए किए जाने वाले स्थायी प्रकृति के दीर्घकालीन कार्य जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। कुंभ मेले में शाही स्नान और अन्य आयोजनों के लिए साधु संतों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उसका भ्रमण किया है और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। देखिए, जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियां या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है, वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा, और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। नहीं, देखिए, अभी तो कार्य स्वीकृत होना शुरू हुआ है। अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के काम हैं, जिसमें कि समय लगने की संभावना है, जिसमें 8 से 10 महीने 1 साल लगता है, अभी उसकी स्वीकृति दी जा रही है। और जो टेम्पररी वर्क्स हैं वो समय आने पर उसकी स्वीकृति। देखिए, वो हमारे बहुत आवश्यक कार्य हैं, जैसे चंडी देवी, मनसा देवी या और भी इस तरह के जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसको प्रायोरिटी पे टेकअप किया जाएगा। खबर बिजनौर से है, जहां पेट्रोल पंपों पर शासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी प्रभारी उप निरीक्षक यातायात की ओर से सादे कपड़े पहनकर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने पहुंचे, जिसके बाद अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया। नियमों की धज्जियां उड़ते देख संबंधित पेट्रोल पंप को नोटिस दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप स्वामियों में जांच के बाद हड़कंप मच गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां झनकेया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बुगलिया निवासी एक बाइक पर सवार 3 युवक मवेशियों से टकरा गए। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया, उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। इस पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि हल्दी घेरा लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर गौशाला का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 2000 मवेशियों को एक साथ रखा जा सकेगा। साथ ही सरकार की लापरवाही के कारण जो दुर्घटनाएं हुई है, उनका सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जिस हिसाब से
सरकार में गौ रक्षा की बात करी जाती है, गौ माता की बात करी जाती है, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, धरातल में कहीं नहीं दिखाई देती। और उसके कारण आज सड़क पर कई हादसे हो रहे हैं, इससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग महीने में एक आध एक्सीडेंट ऐसा जरूर देखने को मिलता है और कई जगह पे जानवर घायल मिलते हैं। गौशाला का निर्माण पहले दिया में हुआ था, गौशाला बह गई, तब भी हमने कहा था कि वो गौशाला ठीक जगह पर नहीं है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वो गौशाला को बह जाने की आशंका रहेगी और वो बह गई। और आज हम लोग तेजी से 7.5 एकड़ में हल्दी पे गौशाला बना रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में वो 7.5 एकड़ पर वो गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1,500 से 2,000 जानवरों की होगी। और उसके बाद जो है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंसान और जानवर दोनों सुखी रहे, दोनों घायल ना हो, दोनों की मौत ना हो। ये जो है व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसके लिए जो है सरकार को गौशाला पहले सरकार ने कहा दिया में बनाया, तो दिया में पूरा जो है बाढ़ के चपेट में आकर के वो बह गया। उसके बाद अभी उसको नौसर साइड में जो है फिर गौशाला बनाने की बात आ रही है। हमारा ये मानना है कि गौशाला तैयार होने तक इनको जंगल में, जैसे पहले जंगल में छोड़ दिए जाते थे, तो तार बाड़ करके जो है हल्का सा एक टीन सेट बना के जंगल में ही जो लोग और जानवर रहते थे। आज क्या हो रहा है कि जानवर जो है प्रत्येक गांव घर वाले जो है रोडों में छोड़ दे रहे हैं, तो जानवर जो है रोडों में भटक रहे हैं। बड़ी विडम्बना है, मतलब जो है कि लोग जो है वहाँ से हमारे जितने भी जो है चिराग हैं वो इसमें बुझ रहे हैं, क्योंकि आदमी तो रोड में चलेगा, जानवर जो है विपरीत दिशा की ओर जाता है, इसलिए आदमी को पता नहीं रहता है कि वो किस दिशा की ओर घूम रहा है। वो आदमी लेफ्ट जा रहा है तो वो दाहिनी तरफ घूम जाते हैं, तो अचानक जो है टकराते हैं, टकराने से जो है उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो ये बहुत गलत विडम्बना है। तो सरकार को शीघ्र जो है इस पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, और नहीं तो क्विक मतलब जो है जो उन्होंने जो ये बना रहे हैं पशु की जो है जो टेन सेटें बन रहे हैं, जो झालें बन रहे हैं, वो तुरंत बनने चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो है जंगल में इनके लिए जो है तार बाड़ कर करके जो है जंगलों में छोड़ना चाहिए। खबर वृंदावन से है, जहां बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस ने राहत कार्य तेज कर दिया। शुक्रवार को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर वृंदावन के एक राहत कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से विस्थापित परिवारों को कपड़े वितरित किए और उनकी समस्याएं सुनी। प्रदीप माथुर ने इस अवसर पर कहा कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करना हम सबका मानवीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है और आगे भी प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि पीड़ित परिवारों को समय पर खाद्य सामग्री, दवाइयां और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराए जाएं। मथुरा महानगर के वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा, जिसमें विशेषकर सोहन सिंह सिसोदिया, संग्राम सिंह, महेश जी, राम बाबू और आज वैभव गौतम, और आज मैं विदेश यात्रा से लौटा हूँ, हम सब लोगों ने हमारे साथ यतीन मुकद्दम महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता बिहारी कांत तिवारी ने भोजन तो सभी खिला रहे हैं। आज हम लोगों ने धोतियों का महिलाओं के बीच में वितरण किया। लगभग 500 से 700 महिलाओं को धोतियां दी गई, साफी दी गई, डिटर्जेंट पाउडर दिया गया, नहाने का साबुन दिया गया, बनियानें दी गई और सभी के चेहरे खिल उठे। और मैं साधुवाद करता हूँ हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों को, जो लगातार 9 दिन से दिन रात 24 घंटे लगकर काम कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी बाढ़ की विभीषिका में वो ब्रजवासियों की सेवा के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इस तरह मथुरा महानगर में हमारे महानगर अध्यक्ष यतीन मुकद्दम जी स्टीमर के माध्यम से यमुना किनारे बसे हुए लोगों को भोजन व्यवस्था पिछले 9 दिन से करा रहे हैं और लगातार काम हो रहे हैं। जनता को राहत की सामग्री बांटी जा रही है। मैं चाहता हूं कि यमुना मैया की कृपा ब्रजवासियों पे बनी रहे, बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे और कोई बड़ा नुकसान इस दौरान नहीं हुआ, ये बड़ी कृपा रही। खबर बिजनौर से है, जहां यूपी सरकार में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्षतिग्रस्त रावली तटबंध का निरीक्षण किया। तटबंध को टूटने से बचाए जाने पर डीएम और विधायिका सूची चौधरी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित आसपास के ग्रामीणों, पार्टी के नेताओं की खुलकर प्रशंसा की। साथ ही साथ तटबंध को मजबूत बनाने का दिया आश्वासन।
हमारे जो गांव के जनता जनार्दनों का श्रमदान सहयोग रहा। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ की विधायक हमारी जो रात दिन सभी लोग लगे रहे। यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और हमारे जिला अध्यक्ष भी पर डे आते रहे और यहाँ की हमारी एसडीएम, एडीएम और जिलाधिकारी जिस प्रकार से पूरा रात दिन सहयोग करते रहे और राज्य के हमारे प्रमुख सचिव जी NHI से लेकर सभी से जो बातचीत करते रहे और अधिकारियों को डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी राज्य से सभी अधिकारियों को भेजा गया। मैं गंगा मैया की कृपा है ये बंधा किसी तरह बच गया, लेकिन फिर भी अभी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ आग, पानी और भूकंप हमेशा बना रहता है। फिर भी मैया से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को सुरक्षित रखे और ये बांध में आगे जो परियोजना बननी है जिसके कारण परमानेंट सुरक्षित रहे, इसके लिए 2-3 अधिकारियों को प्रमुख सचिव जी नियुक्त करेंगे जो इसकी परियोजना भविष्य के लिए कभी डैमेज ना हो ऐसी परियोजना, चाहे बीच में सिल्ट का सफाई हो, जो सिल्ट जम गई है उस सिल्ट को काट कर धारा को मोड़ने का काम हो या ड्रेजिंग करके धारा को बदलने का काम हो। और यहाँ के जो जनतावासी रहे, हमारे सरदार भी जो समाज है यहाँ पर सभी लोगों ने हर प्रकार के सहयोग जिस प्रकार का दिया है और बंगाली समाज में जो लोगों ने सहयोग दिया और जनता जनार्दन और हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि जितने लोगों ने, सभी मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। पत्रकार मित्रों का भी स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार अधिकारियों को बल भी देते रहे, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार का सहयोग देता रहा अधिकारियों को काम करने के लिए पूरा छूट, किसी तरह पब्लिक भी और सभी लोग परेशान भी न करें और सभी प्रकार से निपट जाए। आज ये बंधा सुरक्षित हो गया क्योंकि हम लोगों को लगता था कि ये बंधा जो यहाँ से रिपोर्टिंग जाती थी लगता था कट जाएगा, लेकिन ये हम लोग वहीं से बैठे बैठे कहते थे चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि हम पहले आ जाते, लेकिन अधिकारियों ने मना किया अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। तो सभी अधिकारी हमारे जितने राज्य के जो सभी थे वो यही डेरा डाले रहे और आज ये स्थिति रहा कि हम बंधा बचा लिए। माननीय योगी जी का जो सपना रहता है, माननीय योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री मिनट टू मिनट प्रमुख सचिव से हम लोगों से रिपोर्टिंग लेते रहे कि क्या स्थिति रहेगी। हम लोग यही कहते रहे कि बंधा नहीं टूटेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया। अवैध संबंध के बीच हत्याकांड का ये मामला हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की शिवलोक कॉलोनी का है, जहाँ एक महिला पिंकी किराए पर रहकर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पिंकी और आरोपी मुकेश पुजारी के बीच पिछले 11 सालों से प्रेम संबंध थे। 35 साल की पिंकी तलाकशुदा थी और आरोपी स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में शक को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मुकेश ने पिंकी के घर पहुंचकर लोहे की रोड से उसकी हत्या कर दी। आरोपी मुकेश पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, जबकि पिंकी और मुकेश की भी एक 8 साल की बेटी है। पिंकी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद उक्त अभियुक्त को पुलिस की अभी अभिरक्षा में लिया गया है। नया अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा खुद पुलिस के पास आके, पुलिस के सम्मुख आके अपने आप को हस्तगत किया गया। पुलिस को इसके न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आज इसे एक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके जो पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जो विवेचना में सभी कारणों को सम्मिलित किया जाएगा। आरोपी महिला जो हमारा चिकित्सालय है, जो सरकारी चिकित्सालय, इसमें एक ड्राइवरी का भी काम करता है और इस महिला के साथ में पूर्व से लगातार रिलेशन में रहा है। इनके बीच में आपस में झगड़े की भी बातें हमारे संज्ञान में आई हैं। आगे जो भी चीज़ इसमें निकलेगा, जो भी इसमें तथ्य आएंगे, उनको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां मधुमक्खी प्रेमी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में व्यक्ति के ऊपर लाखों
मधुमक्खी चिपकी नजर आ रही है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। बरसात के मौसम में मधुमक्खियों को अपना भोजन करने में परेशानी होती है, इसलिए व्यक्ति का दावा है कि वो मधुमक्खियों के खाने का इंतजाम करता है। ऐसा है, इनके अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भोजन हम कराने, जंगल में कुछ मिल नहीं पा रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो हम इन्हें निश्चित रूप से हमें मित्र भाव समझे हुए हैं, क्योंकि इनके अनुकूल काम कर रहे हैं, तो ये मित्रता के भाव में हमको बिल्कुल नहीं काट रहे हैं। नित्य इनमें काम करते हैं, नित्य इनके लिए भोजन कराते हैं, तो ये अपना मित्र समझे हुए हैं, इसलिए काट नहीं रही हैं। बस ये है कि इनका अनुकूल काम करने, भोजन इन्हें कराने, तो लगता है कि हमारे मित्र हैं, यही भाव है। आप कराएंगे तो आपके साथ भी आ जाएंगे, जो आप इनके साथ ये काम करेंगे, इनके स्वभाव। खबर गाजियाबाद से है, जहां गलत दिशा में आ रही कार को रोकना ट्रैफिक कांस्टेबल को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोका तो चालक ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया। हमले में कांस्टेबल के सिर पर गंभीर चोट आई। हालत नाजुक होने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि हमले के दौरान ड्यूटी पर तैनात जवान की जान बाल बच गई। पुलिस ने आरोपी गौरव चौधरी को हिरासत में लेकर उसकी कार को जब्त कर लिया है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में कल दिनांक 11 सितंबर को शाम के समय एक ट्रैफिक आरक्षी पर एक व्यक्ति के द्वारा पत्थर मारकर हमला करने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तथा जांच के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत शाम के समय अपने ड्यूटी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान एक गाड़ी जो कि रॉन्ग साइड में जाने का प्रयास कर रही थी, उसको इनके द्वारा रोका गया। उस वाहन चालक के द्वारा उधर के इनके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया गया तथा मौके से भाग गया। इन्हें ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत को तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां ये इलाजरत है तथा सुरक्षित है। उक्त व्यक्ति आरोपी व्यक्ति की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई, जिसे थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। पूरे प्रकरण में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू में भड़के हिंसा के दौरान मौत का शिकार हुए गाजियाबाद की महिला का शव अब गाजियाबाद पहुंच गया है। मृतक राजेश गोला अपने पति रामवीर सिंह गोला के साथ घूमने के लिए नेपाल गई थी। वहीं पति रामवीर सिंह गोला ने नेपाल सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामवीर सिंह गोला ने बताया कि उपद्रवियों ने उनके होटल को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी थी। उन्होंने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी पत्नी इस दौरान घायल हो गई और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग भी शोक संतप्त परिवार का ढांढस बांधने पहुंचे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां छात्र की मौत के मामले में चौकी पर प्रदर्शन तेज हो गया। पोस्टमार्टम में हत्या किए जाने के संकेत मिले। 12 साल के मासूम किशन की मौत के मामले में शनिवार को परिजनों ने चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया। बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। बावजूद इसके 6 दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज करना बेहतर नहीं समझा। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सरवन गांव की है। खबर हरिद्वार से है, जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पथरी क्षेत्र के फूलगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार को अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और निर्माण को जमींदोज कर दिया। अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए थे, हालांकि निर्माणकर्ताओं ने भवनों को नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने पहुंचकर 4 भवनों को ध्वस्त कर दिया है। फूलगढ़ गांव है, वहां पर एक सरकारी मार्ग में कुछ लोगों द्वारा भवन और बिल्डिंग बनाई गई थी, दुकानें भी थी उसमें। उसको धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उसमें कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें उसको खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आज उसको हटवाया गया है।